रिफ्रैक्शन का सारा थ्योरी हम लोग देख चुके हैं। अब उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसमें हम लोग मोस्टली बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल देखेंगे जैसे क्वेश्चन आता है। तो लेट अस स्टार्ट विथ जो भी न्यूमेरिकल्स है आप देखोगे इसमें हम लोग जितने सारे टॉपिक्स देखे ये टॉपिक्स में आपको मिला इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। स्नेल्स लॉ क्या है, अपर एंड डेप्थ, lateral shift, combination of slabs, equivalent mu, critical angle and TIR, total internal reflection। ये सारा में से critical angle and TIR हुआ एक 50% इम्पोर्टेंस, बाकी सब 50% इम्पोर्टेंस। और पूरा जो टॉपिक देखे रिफ्रैक्शन का पूरा इन स्लैब, ये पूरा टॉपिक का इम्पोर्टेंस इज हार्डली 1%। समझा? तो बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। मोस्टली आपके क्वेश्चन आएंगे लेंस के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, प्रिज्म में डिस्पर्सन के ऊपर, ठीक है। लेकिन आ सकता है कुछ भी, अभी क्वेश्चन पैटर्न बदल गया है, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन हो गया है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो सारा चीज जानना जरूरी है। और आगे चल के तुम लोगों को भी तो जनवरी में एंट्रेंस भी तो देना। लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ये जो चीज मैं बताया वो सीबीएसई वालों के लिए, सीएचएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ये इतना मोटा क्यों चल रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ए ग्लास प्लेट ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.5 has thickness 2 millimeter. Find time taken by light to pass through it। लाइट को इसके अंदर जाने के लिए, अंदर से जाने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, तो दिया है कि म्यू इज 1.5, मतलब C बाई V इज 1.5, इसका मतलब V इज C बाय 1.5। C क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 1.5। इजी क्वेश्चन है ना, मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ, खाली क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ, देख लो। मैं तो कहूँगा कि लिखो मत, खाली क्वेश्चन देखो, समझो, फिर बाद में लिख लेना, क्योंकि मैं समय नहीं दूंगा, फटाफट कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना है और 1 घंटे में भी खत्म करना है। तो ये हो गया आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अब हमारे पास ग्लास प्लेट है जिसका थिकनेस है 2 मिलीमीटर। लाइट अंदर से जाएगा तो उसका वेलोसिटी v है, तो टाइम t 2 मिलीमीटर जाना है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हो गया 2 मिलीमीटर, मतलब 2⁻³ मीटर। वेलोसिटी हो गया 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई करो तो मिला 10⁻11 सेकेंड। होपफुली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ सीएचएसई वालों का आता है, बाकी लोगों का नहीं आता है, तो आप लोग इसको देख। क्वेश्चन नंबर 2, in 2 different mediums velocity of light is 1 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड एंड 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड एंड 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ठीक, 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट का वेलोसिटी दो अलग अलग मीडियम में दिया गया है। What is ratio of refractive index in two mediums? In them खाली लिखते हैं। Bit number 2. If light is incident light passing through first medium, light passing through first medium is incident at interface, मतलब दोनों का बाउंड्री की कॉम्बिनेशन जहां है, जहां पर दोनों का बाउंड्री है, at the interface at 30 degree at incident angle find the angle of refraction in second medium. Bit number 3. If wavelength of light in air is 18,000 Armstrong, then what is wavelength in the two mediums? Bit number 4. What is critical angle between the two mediums? कितने सारे क्वेश्चन, 3 हुआ कि 4 हुआ? शायद 4 हुआ था। यस, कितने सारे क्वेश्चन। What is critical angle between the two mediums? ठीक है, दोनों मीडियम के बीच में क्रिटिकल एंगल क्या है? Draw ray diagram at critical angle तो ये हो गई सारा क्वेश्चन जिसको हम लोग अभी लिखने वाले हैं आंसर। ये सबका आंसर हम अभी लिखने वाले हैं एक एक करके। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ They are in two different mediums. Velocity of light is 10 power 8 and 2 into 10 power 8. ठीक है, हमारे पास दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है।
यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड v1, ये अपर वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है v2 कितना है 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 8, 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ना शुरू करते हैं। व्हाट इज रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सॉल्यूशन में बात करेंगे। पूछा है μ1 बाई μ2, जबकि म्यू आपको मालूम है इट इज c बाई v, तो ये क्या बनेगा v2 बाई v1, क्योंकि c बाई v1 c बाई v2 तो v2 बाई v1 है ना। v2 दिया है 2 इंटू 10 पावर 8 बाई 1 इंटू 10 पावर 8 is 2, that is refractive index of the first medium with respect to second medium is mu1 with respect to second medium is 2। ठीक है, पहला बीट हो गया। फिर क्या दिया है? If light passing through first medium is incident at interface with incident angle 30 degree, find the angle of refraction in the second medium। ठीक है, अब क्या हुआ, दिया है इसमें कि इंसिडेंट एंगल इज 30 डिग्री फर्स्ट मीडियम में, लाइट रे ऐसे आया, कितने एंगल में गिरा 30 डिग्री में गिरा। आपको पहले बताना पड़ेगा, बिफोर आई कैलकुलेट बताना पड़ेगा कि जब वो लाइट दूसरे मीडियम में घुसा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन will be 30 degree or more than 30 degree or less than 30 degree. It will bend towards the normal or away from the normal. यहाँ पर velocity है 2 into 10 power 8, यहाँ पर velocity है 10 to the power 8, तो obviously light का velocity fast medium में कम है, fast medium में कम है मतलब it must be denser medium। तो पहला वाला मीडियम डेंसर मीडियम है, पहला वाला मीडियम डेंसर मीडियम है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम है। ये रेयर मीडियम है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। ये एक रेयर मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है। अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओह, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कभी कभार तो बस उतना ही पूछेंगे, ऐसे करके क्या पूछा है, आर बताओ। ठीक है, हम जानते हैं कि μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R और μ1 बाई μ2 इंटू sin I कितना है sin 30 इज इक्वल टू μ2 कितना है μ1 μ2 तो डिवाइड कर दिए, μ2 और नहीं इज इक्वल टू sin R। और μ1 बाई μ2 क्या था, इट वाज 2, नहीं ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, 30 डिग्री में डाल दिया। तो यहां पर आपको क्या मिला, मैं थोड़ा एंगल को बदलता हूं फॉर योर इंटरेस्ट, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव लाता हूं। इफ लाइट इज पासिंग थ्रू फर्स्ट मीडियम इंसिडेंट रेकन एंगल कितना 30 डिग्री, पासिंग थ्रू थोड़ा सा वैल्यू बदलता हूँ, कितना करेंगे 20 डिग्री। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कैलकुलेशन ऐसे ही छोड़ देंगे। ये 20 डिग्री और 15 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सेकंड मीडियम। 15 डिग्री दे दिया, क्यों बदल दिए, क्योंकि आगे भी और एक क्वेश्चन है उसमें 30 डिग्री आएगा तो काम नहीं बनेगा। ये 15 डिग्री में गया, ठीक है, तो कितना दिया है साइन 15 डिग्री। तो साइन आर, साइन 15 का तो वैल्यू मालूम नहीं है, साइन 15 कितना होता है साइन 30/2। साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताता हूं, निकाल देता हूं थोड़ा सा आपके लिए। साइन 15 डिग्री ये होता है साइन π/12, π/12 नहीं, हाँ π/12 मतलब
तो काफी छोटा है, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 12। ठीक है, अगर ये पाई बाई 12 है तो पाई है 3.141 और 22/7, 12 है 1/12, मारपीट करो तो इट इज कमिंग आउट 11, ये हो गया 6, सो इट इज 11/42, 11/42। साइन 15 इज 11/42। ठीक है, साइन 15 इज 11/42। ठीक है, थोड़ा इसको बढ़ाओ, चल 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 11/42 याद रह गया। हाँ, तो ये साइन 15 की जगह 11/42 लिखो, म्यू1 में म्यू2 की जगह लिखेंगे 2, सो इट इज 2 इंटू 11/42 इज इक्वल टू साइन आर। यहां से आर का वैल्यू मिल जाएगा, ये हो गया 2/21, 2/11, ये हो गया 21, 11/21। आर इज साइन इनवर्स ऑफ 21, तो आर का वैल्यू क्या आया, साइन इनवर्स ऑफ, इट इज कमिंग साइन इनवर्स ऑफ 11/21। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बस मेरा वो साइन 15 का वैल्यू निकालना आपके लिए थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा, बट आपको मालूम रहना चाहिए कि व्हेन थीटा वैल्यू इज लेस देन 20 डिग्री तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, साइन थीटा इन रेडियन विल बी इक्वल टू थीटा। तो ये कैलकुलेटर में करके देखो, ये आएगा 11/42, करके देखो 99% मैच करेगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा काम। दूसरा बीट में क्या दिया है, दूसरा बीट में दिया है इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 18,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो दिया है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 18,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यहां पर म्यू1 म्यू2 हमें नहीं दिया है ना, ठीक है, थोड़ा इसको निकालने में हमें दिक्कत होगा, म्यू1 म्यू2 नहीं दिया है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर नहीं, इन फर्स्ट मीडियम, इन फर्स्ट मीडियम is 18,000, then what is wavelength in the second medium? अच्छा, फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ दिया है। आपको मालूम है कि अगर दो मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, हमें मालूम है कि अगर कोई लाइट रे ऐसे जाता है, यहाँ पर λ1 है, यहाँ पर λ2 है, तो हम लोग देख चुके हैं कि μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2, जिसको आप कह सकते हो कि μ1 बाई μ2 इंटू λ1 इज इक्वल टू λ2। μ1 बाई μ2 1/2 था, λ1 था पहला मीडियम में 18,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो दूसरे मीडियम में इट विल बी समथिंग लाइक यू से λ2 कितना आ गया, μ1 बाई μ2 का वैल्यू 1 था कि 2 था, 1/2 था कि 2 था, μ1 बाई μ2 का वैल्यू हम लोग निकाले थे, क्या था, μ1 बाई μ2 वाज इक्वल टू 2, सॉरी इट वाज इक्वल टू 2, तो क्या मिला, λ2 इज 36,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। बीट नंबर 4, ये बीट नंबर 4, ये सारे में से ये वाला और बीट नंबर 4 इंपोर्टेंट है। क्या कहता है बीट नंबर 4, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल बिटवीन द टू मीडियम्स, ड्रॉ रे डायग्राम एट क्रिटिकल एंगल। The critical angle sin C is given by mu for the rarer medium by mu for the denser medium। तो यहाँ पर μ1 बाई μ2 हमें मालूम है कि is equal to 2, मतलब μ1 is double of μ2, in a denser medium mu is more, so μ1 is denser medium, μ2 is rarer medium, μ1 is denser medium, μ2 is rarer medium, तो μ1 इज डेंसर मीडियम, तो ये क्या हो गया, μ2 बाई μ1 जिसका वैल्यू 1/2, तो C कितना आ गया
30 डिग्री, इसलिए मैंने उसको हटा के 15 डिग्री दिया था। ठीक है, क्रिटिकल एंगल हो गया 30 डिग्री। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुआ है, बोल रहे ड्रॉ रे डायग्राम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रे डायग्राम करना है, हमारे पास दो मीडियम है, ये मीडियम μ1 है, ये मीडियम μ2 है, ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयर है। अब क्रिटिकल एंगल में रे डायग्राम ड्राइंग करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि द रे शुड गो फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर ये यहाँ पर टोटली ऐसे जाएगा और कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। ऐसे क्या दिया है, दिया है यहाँ पर कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो 30 डिग्री है, तो आप कहोगे यहां से रे आया 30 डिग्री में आया, क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड, क्रिटिकल एंगल के कारण दूसरे कारण में नहीं गया, रे डायग्राम ऐसे हुआ। क्या बात समझ में आया? अब गलती से नीचे से कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तब मिलता है जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। क्या बातें समझ में आया? यस यस सर, यस सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग हाइट ऑफ बर्ड, हाइट ऑफ ए बर्ड as seen by fish is 80 meter and depth of fish as seen by bird is 60 meter. Find mu for water. वाटर के लिए म्यू क्या होगा? वैसे सबको मालूम है कि 4/3 होता है, लेकिन दिया तो नहीं, हमको निकालने के लिए कहा गया। कोई चिड़िया देख रहा है कि मछली उससे 60 मीटर दूरी पे है नीचे की तरफ, और मछली देख रहा है कि चिड़िया मेरे से 80 मीटर ऊपर है, तो बताओ म्यू फॉर वाटर। चलिए ये है हमारा चिड़िया रानी और ये मछली है, कौन कितना दूरी पे है वो हमें कुछ मालूम नहीं है। से दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज μ0 जो कि 1 है, हवा है, और ये म्यू जो कि फॉर वाटर है। हमें म्यू पता करना है, तो कुछ ऐसे करेंगे, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड is equal to mu of the observer medium into ये थिकनेस कितना है y by μ0 प्लस ये थिकनेस कितना है x by म्यू, ऐसे सिंप्लीफाई करो तो इट इज y प्लस x by म्यू, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो इट इज म्यू y प्लस x, जो कि दिया गया है 60 मीटर। म्यू वाई प्लस एक्स इज 60 मीटर। प्रीवियस क्लास हम लोग देखें, मतलब चिड़िया यहाँ से देख रहा है, यहाँ पर दो लेयर है, एक एयर लेयर है थिकनेस वाई का, एक वाटर लेयर है थिकनेस एक्स का। म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम बाई, और इसका वैल्यू 1 है, इंटू μ1 बाई d1 बाई μ1 प्लस d2 बाई μ2 d3 बाई μ3 ऐसे करके दिया था, है ना। नाउ डिस्टेंस ऑफ bird is seen by fish, distance of bird is seen by fish is equal to bird, तो fish तो पानी में है, ऑब्जर्वर मीडियम म्यू डब्ल्यू इंटू पानी से देख रहा है मछली, तो ये इसके मछली और बर्ड बीच में दो लेयर है, एक पानी का और इसका। पानी का लेयर क्या है x,
दूसरा के भी नेक्स्ट म्यू, तो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, इट इज एक्स बाई म्यू प्लस वाई बाई 1 और म्यू 0 जो कि 1 है। और म्यू डब्ल्यू क्या है, म्यू डब्ल्यू भी तो म्यू है, तो आप इसको कह सकते हो म्यू इंटू एक्स बाई म्यू प्लस वाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई करो, इट इज एक्स प्लस म्यू वाई। हाँ ये कुछ ऐसे आया, इधर लिखने में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, y बाई म्यू 0, हाँ y प्लस, अच्छा यहाँ पर लिखने में गड़बड़ कर दिया, x प्लस म्यू वाई बाई म्यू बाई म्यू म्यू, नीचे का डिनोमिनेटर छोड़ दीजिए, इट इज बाई, अच्छा ठीक है। एंड दैट इज गिवन 80 मीटर। तो दो चीज मिला हमें, क्या मिला, x प्लस म्यू वाई इज इक्वल टू 80, x प्लस म्यू वाई बाई म्यू इज इक्वल टू 60। देखो अब डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, इफ यू डिवाइड 10, ये चीज मिला है, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो कट जाएगा, मिलेगा म्यू कितना 80 बाई 60 दैट इज 4/3। और डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, x प्लस म्यू वाई कट जाएगा, ये वाला म्यू ऊपर चले जाएगा, तो हो गया 80/60 इज 4/3। ये क्वेश्चन दूसरे रंग रूप में आ सकता है, आप अगर फॉर्मूला याद रखोगे, मछली को लग रहा है कि चिड़िया अगर उससे 80 मीटर ऊपर है, चिड़िया को क्या लगेगा मछली कितने मीटर नीचे है, तो 80 बाई दिस, 80 बाई 4/3 है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे a small object is below a glass slab of thickness 10 centimeter and mu is equal to 1.5. What is apparent depth of object? हमें मालूम है कि apparent depth is mu of the observer medium, मतलब यहाँ पर कोई ग्लास स्लैब है, उसके अंदर कोई छोटा सा पार्टिकल दबा हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर का है और नहीं 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है और ये है म्यू दिया है 1.5। ठीक है, आपको पूछा गया है कि अपर एंड डेप्थ क्या है ऑब्जेक्ट का, अपर एंड डेप्थ इज कहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, ये क्या है, ये एयर है, इट इज म्यू 0 इंटू ये की तो लेयर है, एक ही लेयर है, मतलब 10 सेंटीमीटर बाई 1.5। ठीक है, और हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी देखे थे, म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम, याद नहीं आपको, भूल गए होगे, बाय म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम इनटू रियल डेप्थ। ऑब्जर्वर मीडियम कितना था, ऑब्जर्वर मीडियम था म्यू 0, ऑब्जेक्ट मीडियम 1.5 और ये क्या है 1 है, रियल डेप्थ कितना है 10 सेंटीमीटर, सो इट इज 10 बाई 1.5 मतलब 3/2 इज 20/3 सेंटीमीटर। लगेगा कि ये 20/3 सेंटीमीटर दूरी पे है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर where light
passes through a glass slab. The lateral shift is 6 centimeter. तो लेटरल शिफ्ट कितना था? 6 सेंटीमीटर. If another similar slab is added on it, what will be lateral shift? मतलब जो था वो था, साथ साथ मैंने एक सिमिलर ग्लास स्लैब को जोड़ दिया, ये तो था ही, और यहाँ पर और एक ठो को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया फॉर द सेम लाइट. अब वो लाइट कुछ ऐसे आया और ऐसे आया और ऐसे गया. अब लेटरल शिफ्ट कितना होगा? व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट? आपको मालूम है कि जो लेटरल शिफ्ट डी था, इट वाज टी सेक आर साइन आई माइनस आर. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो वही है दोनों केस में. खाली हुआ क्या है, इस केस में थिकनेस टी था, जबकि इस केस में थिकनेस 2t हो गया है कि नहीं. तो ये जो वैल्यू है लेटरल शिफ्ट का, ये कितना है? ये दिया है 6 सेंटीमीटर पहला केस में. d2 क्या है सेकंड केस में? कितना है? थिकनेस 2t है, साइन आई माइनस आर इंटू सेकार. तो ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर. सो इन द सेकेंड केस, पहला केस में d1 था 6, दूसरे केस में d2 will be equal to 12 सेंटीमीटर. दो ग्लास स्लैब जोड़ दो, थिकनेस डबल हो गया. क्या बात है, समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट, a small air bubble is inside a glass, mu is 1.5 cube. ग्लास क्यूब के अंदर है. When viewed from one side, the apparent depth of bubble is 6 centimeter, and when viewed from opposite side, that is 9 centimeter. Find side length of cube. क्यूब का साइड लेंथ क्या है? देखो, जहां पर समझने में दिक्कत होगा तुम लोग बोलना. हाँ, मैं तो क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और तुम लोग लिख लोगे बाद में, अभी मत लिखना. तो यहाँ पर कोई एक ग्लास क्यूब है भैया. ये ग्लास क्यूब कुछ ऐसा है. ये जो ग्लास क्यूब है, इसके अंदर कोई एक छोटा सा एयर बबल है. कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मालूम नहीं. चलो अस्यूम करते हैं कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है. ऐसे अस्यूम कर लेते हैं. मतलब जो क्यूब है उसका साइड लेंथ कितना है? x प्लस वाई. हमें x प्लस वाई पता करना है, साइड लेंथ ऑफ द क्यूब. अगर हम इधर से देखते हैं साइड 1 से देखेंगे, ऐसा देखेंगे, तो अपरेंट डेप्थ लगा 6 सेंटीमीटर. आप जानते हो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू
इज इक्वल टू म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम, तो ये एयर है तो 1 है, बाय म्यू ऑफ द ग्लास ऑब्जेक्ट मीडियम इनटू रियल डेप्थ। कितना दिया है ये 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब x कितना है, इट इज म्यू जी इंटू 6। म्यू जी कितना था ग्लास के लिए 1.5, म्यू जी इज 1.5, 1.5 इंटू 6 इज 9 सेंटीमीटर। तो पता चल गया कि ये इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये साइड 1 के लिए। अगर साइड 2 से देखेंगे तो ये साइड 2 है, साइड 2 से देखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, म्यू जी इंटू ये कितना है 9, 6 सेंटीमीटर था एंड व्हेन यू फ्रॉम अदर से 9 सेंटीमीटर, तो म्यू जी हो गया 1.5, 1.9 इज 13.5 सेंटीमीटर। तो फिर साइड लेंथ ऑफ द क्यूब क्या बन गया, साइड लेंथ ऑफ द क्यूब इज कमिंग आउट टू बी, एक तरफ से रियल डेप्थ है x, दूसरे तरफ से रियल डेप्थ है y, x और y हमें मालूम है, तो आप क्या कहोगे, साइड लेंथ ऑफ क्यूब x प्लस y इज 22.5 सेंटीमीटर। क्या बातें समझ में आया? यस सर। यस यस यस, ठीक है। बसे सॉरी बाबू 20 मिनट पर। ओके नेक्स्ट, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, है अच्छा म्यू फॉर ए स्लैब और फॉर ए स्लैब, फॉर ए स्लैब म्यू इज इक्वल टू, इट इज गिवन √2, ठीक है, और √3, म्यू इज इक्वल टू √3। फाइंड एट what angle, what incident angle a ray through air should strike the slab such that the refracted ray and reflected ray should be or will be म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला कि जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्या दिया है, हमारे पास कोई एक स्लैब है और ये जो स्लैब है ये स्लैब ऐसा कुछ है, म्यू दिया है इसका √3, मतलब एयर से आता हुआ कोई रे इसके ऊपर गिरा, गिरने के बाद ऑब्वियसली ये डेंसर मीडियम में जा रहा है, बल्कि ऐसे जाएगा, और यहां से आप जानते हो कि पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, चलो मानते हैं कि यहां से पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे। पूछा है
कि क्या होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर थीटा क्या होना चाहिए कि ये और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दिस वाज ए लॉ इन पोलराइजेशन कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। पोलराइजेशन रिसेंटली हट गया है, बट ये क्वेश्चन को ब्रूस्टर्स लॉ यूज नहीं करके भी हम लोग कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा क्या होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। लेट अस हैव ए जनरलाइज्ड फार्मूला। बात कर रहे हैं हम एयर से आता हुआ, तो म्यू कितना है 1 है। अगर ये थीटा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये थीटा है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा है। ये थीटा हुआ तो ये एंगल हो गया कितना 90 माइनस थीटा। वेल, तो आप कहोगे म्यू फॉर एयर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू फॉर स्लैब इंटू साइन 90 माइनस थीटा। तो हम कहेंगे ये म्यू फॉर एयर तो 1 है, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो आप कहोगे साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू फॉर द स्लैब इंटू कॉस थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू म्यू फॉर द स्लैब। थीटा शुड बी tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। फॉर्मूला को आप लोग याद रख लेना, यही फॉर्मूला आपके काम में लगेगा। म्यू एस कितना, म्यू एस √3, so it is tan inverse of √3 which is equal to 60 degree. So when the incident angle is 60 degree, reflected ray and refracted ray will be mutually perpendicular. Very important है। Next is for a glass slab in air critical angle is say 45 degree. For a glass slab critical angle is 45 degree. ठीक है। If the slab is dipped into a liquid of refractive index √3, liquid of mu is equal to √3, what will be critical angle? In air critical angle का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू फॉर द रेयर मीडियम बाय म्यू फॉर द डेंसर मीडियम। फॉर्मूला याद रखना, एयर रेयर है, डेंसर है ये मीडियम जो एक ग्लास स्लैब है, और सी दिया है 45 डिग्री। सी दिया है मतलब साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू जी। यहाँ से म्यू जी का वैल्यू मिला, ये 1 बाई √2 है तो म्यू जी मिल गया √2। अब इस ग्लास स्लैब को हम किसी एक लिक्विड में डुबो दिए। अब ये लिक्विड के अंदर है, यहाँ है ग्लास स्लैब जिसका म्यू है √2, लेकिन लिक्विड का म्यू है √3। ये म्यू √3 है, तो मतलब ये डेंसर मीडियम है अभी। और आप जानते हैं कि जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तभी क्रिटिकल एंगल निकलता है। मतलब अभी कुछ ऐसे आएगा तो शायद कुछ ऐसे जाएगा, आपको क्रिटिकल एंगल पूछा गया। सेकंड केस में साइन सी क्रिटिकल एंगल इज म्यू फॉर द रेयर मीडियम बाय म्यू फॉर द डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर म्यू फॉर द रेयर मीडियम क्या हो गया,
म्यू फॉर द रेयर मीडियम इज √2 और डेंसर मीडियम का √3। तो सी का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ √2/3 √2/√3 है ना। √2 हो गया 1.4, √3 हो गया 1.7, 14/17। इट इज रफली अराउंड 7/6, 5.5, 7/5.5 or 7/6. So it is coming out to be 16.33, 16.33, 15 is 5/12। तो वैल्यू आ जाएगा इसका कितना, 5/12। वैल्यू आएगा 11/42 radians। तो क्रिटिकल एंगल विल बी 11/42 रेडियंस। डिग्री में करना चाहोगे तो π/180 मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट इट। 180/5 मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। आप ऐसे छोड़ोगे भी तो कोई तकलीफ नहीं है, यू विल गेट फुल क्रेडिट। मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था, बेकार का समय नहीं है तो कर रहा। क्या बात समझ में आया। और जो टिपिकल न्यूमेरिकल से वो मछली है, पानी में है, कितना एरिया कवर कर देंगे तो बाहर का स्काई को देख नहीं पाएगा, वो वाला क्वेश्चन। दूसरा था कि वो जो कोई एक ये राइट एंगल ग्रास प्रिज्म है, थोड़ा बदल देते हैं केस को, चलो देखते हैं कर पाते हो क्या। सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई एक प्रिज्म है, अब ये राइट एंगल ग्रास प्रिज्म नहीं है, क्या दिया है, ये दिया है ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। दोनों ही केस में आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है। पूछा है कि अगर कोई रे ऐसे आया तो रे डायग्राम कंप्लीट करो, कोई रे ऐसे आया तो रे डायग्राम कंप्लीट करो, दोनों केस में। फॉर ए ग्लास प्रिज्म critical angle is 42 degree. Complete the ray diagrams. ये केस A हुआ, ये केस B हुआ। चलिए रे डायग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब ये रे कुछ दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूं, यहां से ऐसे इसको आगे बढ़ाया, यहां पर तो कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, और जब ये यहां पे पहुंच गया तो आप देखोगे कि ये हो गया नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। तो क्या देख रहे हो कि जो इंसिडेंट एंगल है वो 42 डिग्री से ज्यादा है। द रे विल रिफ्लेक्ट, इट विल अंडरगो TIR। TIR होगा, अगर TIR होगा तो कैसे जाएगा, ये रे 60 डिग्री में आया है, 60 डिग्री में जाएगा ऐसे। ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री हुआ तो सोचो ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल है। अगर ये 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ तो ये एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री है। ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल हो गया, ओहो गड़बड़, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया हुआ, एक 60 डिग्री दिया, जगह नहीं है, एक 60 डिग्री है तो बाकी समझ में आ रहा है, ठीक है। ये रे ऐसे आया
तो क्या आप बता सकते हो यहां पर ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल करेगा? क्योंकि ये पूरा एंगल, ये 30 है, ये 30 है, पूरा एंगल है 1, ये 180, 180 में से ये दोनों 60 चला गया, तो पूरा एंगल है 120, और ये अकेला 90 है, अकेला 90 है, तो आप कहोगे कि ये जो एंगल है यहाँ पर ये 30 डिग्री होगा, 90 प्लस 30 120 डिग्री होता है, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब द एंगल आई इज लेस देन 42 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इट विल कम आउट टू द डेंसर मीडियम और एरर मीडियम लाइक दिस। तो हाउ मेनी TIR टेकिंग प्लेस? ओनली 1 TIR। क्या मैं फिगर को समझा पाया? यस सर। दूसरे केस में चलो आप पहले देखो, कोशिश करो, ये गया यहाँ पर तो कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे जब पहुंचा ये एंगल है कितना? ये एंगल है 60 डिग्री, और ये एंगल 60 डिग्री, ये है नॉर्मल, तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया? इंसिडेंट एंगल इज 30 डिग्री, जो कि आपका क्रिटिकल एंगल से कम है, तो इट विल नॉट गो TIR, ये तो कुछ ऐसे बेंड करके इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यहाँ पर 30 डिग्री था, ऐसे जाने की बजाय वो कुछ ऐसे चले जाएगा। क्या एंगल में? क्या एंगल मालूम नहीं, पूछा नहीं है निकालने के लिए, बट द रे डायग्राम कंप्लीट करें तो ये कुछ ऐसे जाएगा। दिस इज व्हाट आर इन द एरर मीडियम। कोई भी TIR नहीं हुआ। क्या बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A man sees an object through a glass slab of thickness 20 centimeter, mu 1.5. If the slab is removed, then slab is removed, then what will be change in distance of object as seen by man? यहाँ पर कोई एक ग्लास स्लैब है, ये आदमी यहाँ पे खड़े हुए कोई एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अगर ग्लास स्लैब को निकाल देंगे, म्यू दिया है 1.5 और दिया है ये थिकनेस है 20 सेंटीमीटर। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और आदमी को कुछ लग रहा है डिस्टेंस, अगर ये स्लैब को निकाल देंगे तो पूछा है कि चेंज इन डिस्टेंस क्या, कुछ दूसरा डिस्टेंस लगेगा। अभी जितना दूर में होते हुए नजर आ रहा है तब कुछ दूसरा दूरी पे हो रहा हुआ नजर आएगा, तो चेंज हुआ डिस्टेंस में कितना चेंज होगा? पहले आप बताओ कि ग्लास स्लैब निकाल देने से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? बोलो। हम जानते हैं कि जब भी दोनों के बीच में हम कोई डेंसर मीडियम डाल दिए, इट अपीयर्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये अभी ऑब्जर्वर के पास लग रहा है, उसको निकाल देंगे तो एक्चुअल लगेगा। इसका मतलब जिसे निकाल देंगे ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? जितना पास आता हुआ नजर आ रहा है। The object distance will increase by shift। शिफ्ट का क्या फॉर्मूला था? म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम, नहीं कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज थिकनेस ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम इनटू
इंटू, और थिकनेस को हो या डी को हो, हम लोग लिए थे क्लास में, इट इज डी इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम बाय म्यू ऑफ द डेंसर मीडियम ऑन द वे। यहां पर म्यू डी क्या था, डी था 20 सेंटीमीटर, 1 माइनस ऑब्जर्वर मीडियम का ये 1 है, ग्लास का ये 3/2 है। 3/2 दिया है ना म्यू, हाँ दिया है। अब ये डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, 3/2 मतलब 2/3, सो इट इज 20 इंटू 1 माइनस 2/3, इट इज 1/3, सो 20/3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल इंक्रीज बाय शिफ्ट कितना, 20/3 सेंटीमीटर। अब जितना था लगेगा कि डिस्टेंस बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 20/3, क्योंकि आप जब दोनों के बीच में कोई ग्लास स्लैब डाल देते हो थोड़ा नजदीक शिफ्ट हो जाता है, निकाल दोगे तो दूर भाग जाएगा। क्या बात समझ में आया? यस या नो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर समझ में आया तो बताओ, कोई आदमी किसी स्विमिंग पूल के बीच में था, ही वॉज इनसाइड ए स्विमिंग पूल। अब ये पानी है, पानी के अंदर कोई एक ग्लास बॉक्स, ग्लास का पार्टीशन किया गया है। स्विमिंग पूल में आजकल ऐसे पार्टीशन करता है, अपार्टमेंट में रहता है ना, तुम इधर से खेलना, ये इधर से खेलना, एक दूसरे को देख पाओगे लेकिन छू नहीं पाओगे। चलो ठीक है, पार्टीशन कर दिए। मतलब हुआ यूं है कि ये जो स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल में होता ये है कि इधर है पानी, इधर है पानी, ओहो बहुत ज्यादा पानी हो गया, थोड़ा पानी कम करते, ये पानी इधर है, इधर भी है, लेकिन बीच में नहीं, ये क्या होता है, फैल जाता है पानी। अच्छा, इधर है और इधर है। यहां पर कोई एक आदमी है और यहां पर कोई आदमी है, ए को बी का कुछ डिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि थ्रू ग्लास बीच में पानी नहीं है। अगर यहां पर भी हम पानी भर देंगे तो ए को बी का डिस्टेंस ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? नाउ ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। हाँ, ज्यादा, क्योंकि ये रेरर मीडियम से देख रहा था, ही वाज लुकिंग थ्रू ए रेरर मीडियम ना, तो इन दैट केस ये शिफ्ट कर जाता है। डेंसर मीडियम के थ्रू से देखोगे तो पास आ जाता है, रेरर मीडियम के थ्रू से देखोगे तो, क्योंकि एयर के थ्रू से देख रहा था, तो लगेगा कि ये शिफ्ट कर जाएगा। पानी भर दोगे तो फिर ये पास आ जाएगा, तो ये कम लगेगा। समझ में आ क्या? सोचो सोचो, पानी भर दोगे तो ये डिस्टेंस कम लगेगा। जब भी हम जानते हैं शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था, बताओ? शिफ्ट का फॉर्मूला था, शिफ्ट का फॉर्मूला ऐसे था, क्या था? शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ऑब्जर्वर is equal to d into 1 minus mu of the observer medium by mu of the object medium। जब ये मीडियम में क्या था, ओ सॉरी, ये मीडियम में क्या था, ये मीडियम एयर था, तो इसके थ्रू से देख रहा था ऑब्जर्वर, और इसका मीडियम क्या था, ये म्यू ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम था, डेंसर मीडियम। तो ये था डेंसर मीडियम, ये था ये स्लैब मीडियम, और म्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ दिस मीडियम, थ्रू दिस मीडियम में देख रहा है। तो ये रेयर था, ये डेंसर था, ये क्वांटिटी वाज मोर देन 1, so this quantity was negative. Shift of object towards the observer was negative. ठीक है, तो ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर नेगेटिव मतलब ये दूर लग रहा था, जितना दूर है उससे ज्यादा लग रहा था। इसको बंद कर दिए तो इसको अगर बंद कर देंगे तो ज्यादा क्यों लगेगा, नेचुरल लगेगा, सो इट विल अप्रोच क्लोज। ठीक है, ये पास आता हुआ नजर आएगा। ध्यान रहे, दोनों एक दूसरे को थ्रू ए अगर किसी एक रेयर मीडियम से ये एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे कौन ऐसा है क्या? हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे को
किसी एक, क्या हो गया ये? थोड़ा हाँ, कुछ तो गड़बड़ हो गया। कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। यस, हाँ, ये सब गड़बड़ हो गया, कुछ डिस्टर्ब हो गया। एनीवे ये हो नहीं रहा। तो अगर आप किसी रेयर मीडियम से देखोगे तो ऑब्जेक्ट दूर लगेगा, डेंसर मीडियम से देखोगे ऑब्जेक्ट पास लगेगा। ये रेयर मीडियम से देख रहे थे, ऑब्जेक्ट दूर लग रहा था, पानी भर दिया तो लगेगा कि ये पास आ गया। बस यही बताना है। और मैं दूसरा चीज मैं आपको पूछता हूं यहाँ पे, जस्ट मिनट तो क्या, चलो सपोज हम कहेंगे ये क्वेश्चन कभी कभार रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। इफ यू वांट टू ड्रॉ द रे डायग्राम, सपोज कोई एक ग्लास स्लैब है और ये ग्लास स्लैब में ये दिया है कि ये ग्लास स्लैब में हुआ क्या है, एक तरफ को सिल्वर कर दिया गया है, एक तरफ को सिल्वर कर दिए हैं, ये सरफेस इज सिल्वर, ठीक है। और दिया है कि ये सरफेस का म्यू कितना दिया है, म्यू दिया है 1.5। कोई रे यहाँ पे गिरा 60 डिग्री पे, एट एन एंगल 60 डिग्री। Draw the complete the ray diagram. Complete the ray diagram. Complete the ray diagram. अब यहाँ पर हुआ यूं है कि ये रे डायग्राम कंप्लीट करना है ऐसे, तो ऑब्वियसली होगा क्या, यहाँ से रे डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो डेंसर मीडियम में आ रहा है तो ये कुछ ऐसे आएगा, इधर ये डेंसर मीडियम में इट विल मेक लेसर एंगल और ऐसे करके आएगा। और ये एंगल आर है, आपको निकालना पड़ेगा। म्यू दिया है, ये एयर है, म्यू फॉर एयर इज 1। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, ये आर जितना है ये वही एंगल होगा, है ना, ये आर है तो ये भी आर ही होगा। अब यहां से कोई रे निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, यहाँ पे आके पहुंचेगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये अब डेंसर से रेयर मीडियम में निकल रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में निकल रहा है, तो आप कहोगे कि ये चीज यहां से निकलेगा, तो फिर कैसे जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, go away from the, it will go away from the normal. Interestingly, ये आर हुआ तो ये आर हुआ, ये आर हुआ तो ये आर हुआ। अब देखो ये μ1 sin 60 इक्वल टू μ2 आर, यहाँ पर μ2 आर इज इक्वल टू μ1 sin थीटा अगर करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री। समझ में आया क्या, ये चीज समझ में आया? μ1 sin 60 इज इक्वल टू μ2 sin r, ये आर हुआ तो ये आर हुआ, ये आर हुआ तो ये भी आर हुआ, ये भी आर हुआ तो ये भी आर हुआ। अब μ2 sin r इज इक्वल टू μ1 sin थीटा, तो एक चीज मिल रहा है कि μ1 sin 60 इज इक्वल टू μ2 sin r, और ये μ2 sin r इज इक्वल टू μ1 sin थीटा, तो इसका मतलब थीटा क्या आया, 60 डिग्री। तो जितने में गिरेगा उतने में निकलेगा। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये एंगल दे देगा, ये एंगल पूछेगा। समझ में आया क्या, यस और नो? यस यस सर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यहां पर लिखेंगे ए रे इज इंसिडेंट on a solid glass sphere
थीटा। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल क्या होगा? क्वेश्चन को देखिए, आखिरी क्वेश्चन है। कोई एक ग्लास स्फीयर है भैया, यहां पे कोई लाइट रे ऐसे गिरा, ठीक है, गिरा तो गिरा, गिरा तो गिरा, लाइट रे ऐसे गिरा, चलो मानते हैं यहाँ पे गिरा। तो कोई पूछेगा बताओ इंसिडेंट एंगल क्या दिया कि इंसिडेंट एंगल है थीटा, मतलब यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ऑब्वियसली द नॉर्मल टू एनी पॉइंट विल पास थ्रू द सेंटर। हाँ, ये नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किए तो पता चला कि ये जो इंसिडेंट एंगल था दिया गया है थीटा। अब क्या है कि इट इज गोइंग टू ए ग्लास स्फीयर, तो डेंसर मीडियम है, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे करके आएगा कहीं। यहां पर फिर से नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करो तो अगेन दैट विल आल्सो पास थ्रू द सेंटर, है ना। अब ये क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहा है, बेंड अवे। ये इमर्जेंट एंगल क्या होगा ऐसे पूछा, व्हाट विल बी द इमर्जेंट एंगल। देखो भाई, ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये एंगल कितना है, क्या मालूम कितना है, कॉल इट आर। अच्छा, ये तो रेडियस है, तो ये जितना ये उतना, तो मतलब ये एंगल भी हुआ आर। तो यहां पर मिला μ1, ये μ2, ये μ1, तो आप कहोगे μ1 sin थीटा इज इक्वल टू μ2 sin r, और यहां पर कहोगे μ2 sin r इज इक्वल टू μ1 sin e। क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू e। मतलब कितना एंगल में निकलेगा, इमर्जेंट एंगल विल बी आल्सो थीटा। जितना एंगल में गिरेगा उतनी ही एंगल में निकलेगा। इट इज अ केस ऑफ ए ग्लास स्फीयर। क्या मैं समझा पाया? यस सर। यस सर, यस सर। तो आज की सभा यहाँ पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, है ना, अगले क्लास फिर इसको मिलेंगे। और हम लोग अगले क्लास क्या पढ़ने वाले हैं मैं बताता हूँ आपको। कि आज की सेवा यहाँ पे समाप्त हो गया रिफ्रैक्शन का। इसके बाद हमें और क्या क्या चीजें पढ़ना है? पढ़ना है हमें क्या, प्रिज्म, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन, डेविएशन, डिस्पर्शन, फिर लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और खत्म। तो आप में से कुछ लोग पढ़ाकू लोग हैं, अगर आपको लगता है कंफर्टेबली कि मैं कुछ वीडियो देख के भी कर सकता हूँ तो बोलोगे तो मैं वीडियो को अप्रैली दे दूंगा और इधर पढ़ाते जाऊंगा। बट वीडियो में थोड़ा सा हाई लेवल का है, इतना लो लेवल का नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की सेवा यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर।